डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हम शुरू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो भी वेरियस हिस्टोरिकल एक्ट्स जो पास किए गए थे, चाहे वो कंपनी रूल ने किया हो या ब्रिटिश रूल ने किया हो, उन सारे जो एक्ट थे उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको कवर करेंगे और जो क्रिटिसिज्म रहेंगे, जो शॉर्टकमिंग्स रहेंगी उन एक्ट्स की, उनको कवर करेंगे। सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो लेक्चर सीरीज है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप लिख सकते हैं, आप ये कोई भी एक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाए, फॉर एग्जांपल 1935 एक्ट पूछा जाता है कि उसके फीचर्स और शॉर्टकमिंग्स लिखें आप या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप किसी भी एक्ट पे लिख सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन, आपको पता है कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल इंडिया में शुरू होता है, वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी अपना शुरुआत करती है इंडिया में, जो बिगिनिंग होती है और 1600 में, और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रूलिंग बॉडी इन 1765। आपको याद होगा, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो 1674 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। और इस बैटल के बाद से आप देखोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मतलब जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। सो जो टैक्सेस थे, रेवेन्यू थे, उसको कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। और यहीं से शुरुआत होती है आपके कंपनी रूल की। और जब दीवानी राइट मिल जाएगा, तो बट ऑब्वियस है कि उस क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अभी तक एक ट्रेडिंग कंपनी थी, सिर्फ ट्रेड या व्यापार के लिए आई हुई थी इंडिया में, अभी वो अपना रूल करना शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत होती है आपके बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब जो इंडियन अफेयर्स है, इंडियन टेरिटरी है, धीरे धीरे वो पूरा कवर कर लेंगे। तो जब ये जो हिस्टोरिकल एक्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये क्यों लाए गए, क्यों इनकी ज़रूरत थी? तो जब ये जो कंपनी रूल शुरू हुआ था, जब इसको दीवानी राइट मिल गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ट्रेडिंग कंपनी से एक स्टेप आगे बढ़कर एक रूलिंग कंपनी टाइप बन गई। तो देखेंगे कि उस समय जब दीवानी राइट्स थे, तो बहुत सारे जो कंपनी थी उसमें कुछ बैड कंडीशंस थी, कुछ जो सिचुएशंस थी वो बैड थी, और करप्शन का था, क्राइसिस की सिचुएशंस थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत फील हुई। सिचुएशन को कैसे अंडर कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी कि कुछ एक्ट लाने पड़ेंगे, कुछ रेगुलेशन लाना पड़ेगा, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट किया जा सके, स्टेबल किया जा सके। और जो सिचुएशंस एंड क्राइसिस आ रही थी रूलिंग के दौरान पर, उनको टैकल किया जा सके। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स थी? कंपनी की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी ना, वो बैड थी। फाइनेंशियल स्टेटस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अच्छा नहीं था। और आपको याद होगा कि हिस्ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्हें लोन लेना पड़ता है। तो लोन तो ऐसा तो है नहीं कि विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगा। देयर वुड बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो अपनी कुछ शर्तें रखेगा ना। तो यहाँ से शुरुआत होती है जो वेरियस जो एक्ट लाए जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और फिर बाद में ब्रिटिश रूल। तो फाइनेंशियल क्राइसिस एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था, नेपोटिज्म था, राइट? ब्राइब्स लेते थे जो ऑफिसर्स थे, कंपनी के ऑफिशियल्स थे। तो ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंडल्ज थे करप्शन पे, नेपोटिज्म में, राइट? प्राइवेट ट्रेड पर, तो जिससे कि कंपनी को बहुत लॉस हो रहा था। और जब फाइनेंशियल लॉस होगा कंपनी को, तो बट ऑब्वियस है फाइनेंशियल क्राइसिस में कंपनी आएगी। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आ रही थी, जिसको रेगुलेट करने की ज़रूरत फील हुई। नेक्स्ट था फेमाइन। सो वेस्ट बंगाल के रीजन में आप देखेंगे कि एक टेरिबल फेमाइन देखने को मिलती है, जिससे कि पॉपुलेशन पेरिस्ड होती है, लॉस होता है। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इनस्टेबल होता है, डिस्टर्ब होता है।
नेक्स्ट, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको याद होगा कि जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद से जो दीवानी राइट्स मिले थे, जो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसमें से रेवेन्यू कलेक्शन का काम इन्होंने अपने पास रखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जो दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो किसको दिया था, एक सो कॉल्ड पोस्ट बनाई नवाब की और अपना पपेट बैठाया वहां पर, जिसका काम था फौजदारी जो चीज़ें थी उनको मैनेज करना, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको मैनेज करना। जबकि जो दीवानी राइट्स थे वो किसके पास थे, कंपनी के पास में थे। जो ये डुअल सिस्टम ऑफ रूल चल रहा था, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच में बट ऑब्वियस कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे चीज़ें फंक्शन करेंगी, वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। कंपनी ने अपना क्रीम तो ले लिया, लेकिन बची हुई चीज़ किसको दी, नवाब को। नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बट कोई राइट्स नहीं दिए, कोई ऑटोनॉमी नहीं दी। अपने पास तो सारे अधिकार रख लिए, जो राइट्स हैं वो रख लिए, बट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, राइट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो ज़्यादा दिन तक ये सस्टेन नहीं करेगा। तो इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो इन सब को कैसे ठीक किया जाए, इसकी वजह से ज़रूरत पड़ी कि अभी क्या है, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए जाएं। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आपका लाया गया था 1773 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसके जब आंसर लिखने को आएगा तो भी आप इसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो 1773 का एक्ट है, इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट इसके थ्रू होता है। फिर आप देखेंगे कि जो गवर्नर ऑफ द बंगाल था उसकी पोस्ट का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर जो पोजीशंस थे, जो टेरिटोरियल पोजीशंस था इंडिया में, वो कंपनी रिटेन करेगी। इसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, जो सर्वेंट्स थे, उनको प्रोहिबिटेड किया गया किस चीज़ से, टू इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब्स लेने से, जो करप्शन हमने देखा जो चल रहा था। तो इस जो करप्शन, नेपोटिज्म, इसको मैनेज करने के लिए एक इसमें प्रोविजन रखा गया कि जो जो कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो ब्राइब नहीं लेंगे किसी चीज़ के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो इसके थ्रू लाए गए। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ खामियां थी। तो आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल है उसको वीटो पावर नहीं दी जाती है यहाँ पर, तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद से इंडियन पॉपुलेशन के जो कंसर्न थे, राइट, उसको तो रिजॉल्व ही नहीं किया गया। रिजॉल्व तो बहुत बड़ी बात हो गई, इवन कंसीडर तक नहीं किया गया इसमें, राइट, कि उन पर टैक्सेशन का बोझ ज़्यादा है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज को तो इसमें कंसीडर ही नहीं किया गया। नेक्स्ट, जो ब्राइब लेने या आप कह सकते हो कि प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने से रोका गया था कंपनी सर्वेंट्स को, इससे करप्शन में रिडक्शन नहीं आता है। सो करप्शन डिड नॉट रिड्यूस, राइट। तो ये एक समस्या जो करप्शन की थी वो बनी ही रह गई। देन जो सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात हुई है, आप देखेंगे कोई वेल डिफाइंड प्रोविजन नहीं थे कि क्या पावर रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये एक इसकी खामियां है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, एक स्पेशल इम्पोर्टेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में देखा जाए तो 1773 का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रूलिंग इन इंडिया, राइट। सो इसके बाद से धीरे धीरे प्रोविजंस मॉडिफाई होते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट एक्ट आ जाता है वो है 1784, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर विद द नेम ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपको या तो 1784 एक्ट के नाम से आएगा क्वेश्चन, या पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आएगा। सो इसमें से आपके इनके फीचर्स लिखने को आते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, लॉन्ग आंसर लिखने को आ सकता है। सो पेस्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट है बेसिकली, ये ईस्ट इंडियन कंपनी एक्ट 1784 है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया था, और मेन एम क्या था 1784 या पिट्स इंडिया एक्ट के पीछे, जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, उसको उसे उसे रिजॉल्व करना था, उसे रेक्टिफाई करना था। सो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो हमने ऊपर अभी ड्रॉबैक्स पढ़े हैं, तो इसका एम था कि उन ड्रॉबैक्स को मिनिमाइज किया जाए या अबॉलिश किया जाए। तो कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
कंपनी के जो भी अफेयर्स होंगे, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस थी वो क्राइसिस में जा रही थी। जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो नेपोटिज्म एंड करप्शन पर इन्वॉल्व थे। तो आपने देखा ना कि वहाँ पर लोन लिया गया था एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहे थे, तो यही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि यहाँ पर जो कंपनी का फेयर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट अथॉरिटी पे लाया गया। तो फीचर्स देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के। सो 1784 से आप देखेंगे कि जो कंपनी के फंक्शन हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट थी कॉमर्शियल एक्टिविटी या कॉमर्शियल फंक्शन, दूसरा था पॉलिटिकल अफेयर। सो कॉमर्शियल अफेयर एंड पॉलिटिकल अफेयर ये दो डिफरेंट डोमेन थे जो एक्टिविटीज के इंडिया में ब्रिटिश रूल के। तो कॉमर्शियल फंक्शंस में जो बेसिकली थे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल पे रखा गया, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कंपनी को। जबकि जो पॉलिटिकल फंक्शन वाला डोमेन था उसे किसके कंट्रोल में रखा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो फंक्शंस हैं उसको बेटर मैनेज किया जा सके, बेटर कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए ये जो सिस्टम चलाया गया कि जहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेंगे वो कॉमर्शियल फंक्शन को सुपरवाइज करेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा वो पॉलिटिकल फंक्शन को एक तरीके से सुपरवाइज करेगा। दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, राइट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, इसको रिड्यूस्ड किया गया 3 मेंबर्स पे। पहले कितने थे, 4। सो वन ऑफ द 3 हैज टू बिकम द कमांडर इन चीफ। ये इसके बेसिक प्रोविजन है। नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे थे उनको सबॉर्डिनेट बनाया गया, किसका, बंगाल प्रेसिडेंसी का। सो देयरफॉर जो कैलकाटा वाली आपकी प्रेसिडेंसी थी वो क्या बन जाती है, एक तरीके से कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। सो सुपीरियर हो गई कुल मिलाकर। सो बंगाल वाज गिवन मोर पावर इन ऑल मैटर कंसर्न विद द डिप्लोमेसी, वॉर एंड रेवेन्यू। सो ये बेसिक फीचर्स हो गए। ड्रॉबैक्स अगर हम इसके देखें, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं थी बिटवीन द कंपनी पावर एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो डुअल रोल स्टैब्लिश किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, तो कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं रखी गई। दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कोऑर्डिनेशंस में कमी आएगी। इसके बाद से जो गवर्नर जनरल था वो उनको एक तरीके से जो रोल था वो क्या रह गया था, एक तरीके से तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी उसको भी सर्व कर रहा था, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन को भी सर्व कर रहा था। तो अल्टीमेटली हियर देयर आर टू बॉसेस, राइट, टू मास्टर्स। अब जब टू मास्टर्स हैं तो आपको दोनों से कमांड मिलेंगे और आप दोनों के लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे, राइट। तो देयर वुड बी सम सिचुएशंस जहां पर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी तब, राइट। नेक्स्ट कि नो क्लैरिटी ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको ये ब्लेम किया गया कि ये नेपोटिज्म कर रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, जो पॉलिटिकल अफेयर देख रहा था, और जिसका अथॉरिटी या जो उसको सुपरवाइज कौन कर रहे थे, जो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, राइट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये नेपोटिज्म को इसको ब्लेम किया गया कि लोग अपनी पसंद से अपने नियर एंड डियर वन को ही चूज करके लाएंगे यहाँ पर गवर्नर के पद पे। तो ये हो गया आपका सिंपल सा पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। नेक्स्ट चलें तो हमारा है 1813, इम्पोर्टेंट एक्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसके जनरल फीचर्स कि जो 1813 है इसने जो ईस्ट इंडिया की मोनोपोली थी ट्रेड में उसे एंड किया था। एक्सेप्शन था कि चाइना और जो टी का ट्रेड था ये अभी भी किसके पास रखा गया था, इस पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। लेकिन चाइना के साथ ट्रेड एंड टी पर जो ट्रेड था, इसके अलावा जितने भी ट्रेड के सेगमेंट्स थे वहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को हटा लिया गया। इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है, क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो डिमांड करते हैं कि जो इंडिया के साथ ट्रेड करना, कंपनी का सिर्फ मोनोपोली नहीं होनी चाहिए,
इवन हर किसी इंडिविजुअल को इक्वल राइट होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, फ्रीडम होनी चाहिए राइट करने के लिए। आपको पता है कि बहुत जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने इंडिया के साथ ट्रेड करके बहुत ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया था, जनरेट किया था, और बहुत ह्यूज जो वेल्थ जनरेट की थी, जिसकी वजह से इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, इनको ब्रिटिश में क्या नवाब की संज्ञा दी जाती थी। सो दे वर कॉल्ड एज नवाब। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, जो ये इनका प्रॉफिट देखकर दूसरे इंस्पायर्ड हो रहे थे, तो वो भी बट ऑब्वियसली डिमांड रखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए 1813 के एक्ट में ये प्रोविज़न रखा गया। नेक्स्ट है कि जो कंपनी का रूल था उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया फर्दर। इसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न होता है क्रिश्चियन मिशनरीज से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको परमिशन दी गई कि वो इंडिया में आकर अपना मोरल एंड जो रिलीजियस उनके अफेयर्स थे वो कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो एक्ट है, इसने जो कंपनी की टेरिटोरियल रेवेन्यू एंड कॉमर्शियल प्रॉफिट है उसको रेगुलेट करने की एक बिगनिंग होती है यहाँ पर। इसके बाद से आप देखेंगे कि बाकी कुछ एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था, ये जो 1 लाख रुपीज़ का जो एक्सपेंडिचर करना था एजुकेशन ऑफ द इंडियंस पर, ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था। नेक्स्ट चले 1833 का एक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चार्टर एक्ट आपके 1833 था, एक तो पहली बात ये कि जो इसने लीगलाइज्ड कर दिया था जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था इंडिया में उसको, राइट। जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था, जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक काम कर रही थी इंडिया में, तो उसको ब्रिटिश कॉलोनी जो थी उसको लीगलाइज कर दिया कि नाउ जो इंडिया है वो लीगली ब्रिटिश कॉलोनी हो गई थी यहाँ पर। सो बेसिकली इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एक्टिविटीज को एंड कर दिया गया एज अ कॉमर्शियल बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड रहेगा उसकी कंप्लीट मोनोपोली एबॉलिश हो जाएगी। 1813 में हमने देखा था कि किस तरीके से चाइना के साथ ट्रेड एंड टी के साथ ट्रेड को के अलावा जो बाकी चीजें थी वहां पर मोनोपोली हटा ली गई थी। लेकिन जो एक्ट ऑफ 1833 था, यहाँ से जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सभी सेगमेंट्स में से हटा दी गई थी, इवन जो चाइना के साथ ट्रेड को लेकर एंड टी के साथ जो ट्रेड लेकर था उसको भी। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एज अ कॉमर्शियल बॉडी यहाँ पर इसका सफर खत्म होता है। इसका अभी नया सफर शुरू होगा, वो रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन गया, जिसके थ्रू अब इंडिया में वो लीगली रूल करेंगे with the help of colonization, right? So East India Company is now administrative body. It provided that the company's territory in India were held by government in trust of Her Majesty. So यहाँ पर देख रहे हो ना कि legalize कर दिया गया proper. So जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, और उसको बहुत सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दी जाती हैं यहाँ पर आपको। फिर आप देखेंगे कि जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पर खत्म की जाती है, उनसे छीनी जाती है। ये जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, ये इनसे छीनकर किसको दी जाएगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखोगे कि थोड़ा सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की गई कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में टॉप मोस्ट पोस्ट हो गई। अब ये रूल करेगा सब जगह नीचे। तो सभी पावर्स जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी कहाँ चली गई? अब आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा वही जो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज जो रूल्स एंड लॉज हैं वो बनाएंगे आपके हर एक प्रेसिडेंसी के लिए, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो कोलकाता हो, राइट। सो बेसिकली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड द लेजिस्लेटिव पावर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट देखा जाए कि जो लॉ बनाए गए थे प्रीवियस एक्ट के थ्रू उनको रेगुलेशन बोला गया, और जबकि जो लॉ बनाए गए थे अंडर दिस एक्ट उनको एक्ट बोला गया, राइट। इस एक्ट ने जो आपका जो 1833 का एक्ट पढ़ रहे हैं हम, इसमें जो आपका सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम था कंपनी के थ्रू उसे ओपन कंपटीशन के लिए खोल दिया गया। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट यहाँ से स्टार्ट होता है।
राइट, कि किसी भी मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये चीज लाया गया ओपन कंपटीशन कैसा कि जो प्लेस है, ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट जो है, ये किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि इंडियंस के लिए नहीं है, सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए है, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। फिर नेक्स्ट जो था, सो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उनको अथॉरिटी दी गई कि जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज हैं उनसे रिगार्डिंग कोई भी जो लॉ है वो बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू कोडिफाई द लॉ ऑफ द इंडियन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से स्टेप था 1833 का, जिससे कि इंडिया में एक ब्रिटिश रूल की प्रॉपर तरीके से शुरुआत होती है। और वो भी आपका किस तरीके से, सारी कॉमर्शलाइजेशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बंद करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करना शुरू होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1853, जिसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि 1853 पे आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल्स थी, अभी हमने देखा ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो बनाई गई थी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इस गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट किया गया। एडिशन ऑफ द 6 न्यू मेंबर जो थे उस उनको लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोला गया, राइट। इसके बाद से जो लॉ मेंबर, फोर्थ मेंबर था, वो फुल मेंबर बन जाता है यहाँ पर। इसके बाद से जो ओपन कंपटीशन सिस्टम, इसके पहले जो हमने बात की थी कि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो इसके लिए कुछ और प्रोविजंस लाए जाते हैं इस एक्ट में, राइट। इसमें इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। आपकी मैकाले कमेटी आती है, जो कमेटी, राइट, वो अपॉइंट की जाती है 1854 में। इसके बाद से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसके नंबर रिड्यूस किया गया, ये सारी चीजें। इसके बाद से आप देखेंगे कि जो 1853 था, ये एक तरीके से फाउंडेशन दिया, इसने एक फाउंडेशन के तैयार किया था मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इंडिया में। एंड द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एक्ट एज द पार्लियामेंट। अब इसे हम पार्लियामेंट्री का जो मॉडर्न फॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्यों फाउंडेशन कह रहे हैं, क्योंकि जो पहला पॉइंट हमने देखा था कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको अलग किया गया पहली बार, राइट। ये पहले कौन करता था, गवर्नर जनरल और जो उनकी काउंसिल थी वही मिलकर करते थे। तो पहली बार इस चीज को सेपरेट किया गया। और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे वो वो एक अलग से परफॉर्म किए गए, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनको अलग से परफॉर्म किया गया। तो हमारे मॉडर्न पार्लियामेंट्री बेसिस पे क्या होता है, जब आपने लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग से शुरुआत किया, तो एक तरीके से आपने पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है उसकी नींव रखी, राइट। पार्लियामेंट का काम क्या है, लेजिस्लेशन का काम है, जो लॉज बनाती है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे वो जो लेजिस्लेटिव विंग थी गवर्नर जनरल की, इसने क्या किया, एक पार्लियामेंट के रूप में काम करना शुरू किया ऑन द मॉडल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ से आपका शुरुआत होता है मॉडर्न फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट। तो ये आप इसका फीचर्स बता सकते हैं। नेक्स्ट है 1858 की इम्पोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि 1857 में रिवॉल्यूशन हुई थी, जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद से सिचुएशन ही बदल गई थी इंडिया में। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन जो अपनी पोजीशन है, जो होल्ड है इंडिया में, उसे स्ट्रॉन्ग करना है और अपने रूल को कंटिन्यू रखना है। तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट जो थे वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, यहाँ पर जो कॉलोनियल रूल थे वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 1857 का जो बैड एक्सपीरियंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जिस तरीके से इनस्टेबिलिटी देखी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो एनी हाउ उसे कंट्रोल करना था और इन फ्यूचर इस तरीके की इवेंट्स, इस तरीके के जो सिचुएशंस ना पैदा हों, इन सबको ध्यान में रख कर ही अब जो आगे के एक्ट बनाए जाएंगे उस पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो 1857 क्रांति के बहुत सारे कारण थे। आपको पता है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया के जो सोशल अफेयर्स थे, रिलीजियस अफेयर्स थे, उसमें इंडल्ज हो रहे थे, उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल बहुत सारे कारण थे और सोशियो इकोनॉमिक कारण थे, कल्चरल रीजन थे, बहुत सारे रीजन थे। तो आप देखें कि 1857 में सबसे पहला जो है, इसे एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। गुड गवर्नमेंट क्योंकि इंडिया में अब
अब उन्हें अपने रूल को स्टेबल करना है, तो बट ऑब्वियसली बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाएंगे. So basically it ended the dual government scheme initiated due to पिट्स इंडिया एक्ट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुरू किया गया था ना पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, उसे यहाँ पर एंड किया जाएगा. राइट. सो द पावर ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो ट्रांसफर टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. तो एक नई पोस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया. और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो फंक्शंस थे, जो पावर्स थी, इसको इस नई बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. सो ही वॉज गोइंग टू बी मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा वो क्या रहेगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका एक मेंबर रहेगा. और जो इनकी बॉडी रहेगी वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी और 15 मेंबर्स होंगे उसमें. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो एक बॉडी स्टैब्लिश की गई, ये बेसिकली 15 मेंबर्स है. ये कहाँ पर आपका परफॉर्म करेगा, इंडिया एंड इंग्लैंड दोनों जगह पर. राइट. सो इसके बाद से आप देखेंगे, हाँ, कि जो ये एक्ट है इसने कंट्रोवर्शियल जो एक प्रिंसिपल था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसको यहाँ पर खत्म किया जाता है, जिससे कि 1857 जैसी क्रांतियां हैं उनको ना मतलब ऐसा फर्दर ना हो. कैन यू लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. मुझे कमेंट करके बताओ कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था बेसिकली क्या थी, अगर आपको पता है तो. So Indian civil services was to be constituted for the administration of the country. ठीक है, ये चीजें हुई थी. इसके बाद से आप देखेंगे कि इंडियन प्रिंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब ये पॉइंट क्यों है कि जो इंडियन प्रिंसेस है उनको अलाउ किया गया, परमिट किया गया कि जो उनकी प्रिंसिपैलिटीज हैं वो रिटेन कर सकते हैं. राइट. और ये सब किसकी अंडर सवरेनिटी में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के. जब तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सवरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं तब तक वो अपनी प्रिंसिपैलिटीज मतलब जो उनकी रियासतें थी वो अपने पास रख सकते हैं. क्योंकि 1857 की क्रांति में आप देखेंगे कि जो इंडियन प्रिंसेस थे इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को. एंड दिस वाज द वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में जो हम जो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सक्सेसफुल रही थी. तो इसकी वजह से ये पॉइंट एक यहाँ पर है. तो अगर इसे क्रिटिसाइज किया जाए तो क्या कह सकते हैं, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर बना रहा. और उनका मेन काम था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज, ताकि मदर कंट्री को सर्व किया जा सके. राइट. तो इस तरीके से कोई चेंज नहीं आएगा जो इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम था. सो गुड गवर्नमेंट जैसी कोई चीज एक्चुअली में हैपन नहीं हुई थी. एंड ये सिर्फ ये सारे जो प्रोविजंस हैं एक तरीके से सेफ गार्ड के रूप में लाए गए, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी कोई थ्रेट या रेबेलियंस या रिवोल्यूशन या ऐसी कोई क्रांति ना हो अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. नेक्स्ट 1861. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिया टू वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर आपका होगा. इसके बाद से डिवोल्यूशन ऑफ पावर बैक टू प्रोविंसेस एंड एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ नॉन इंटरवेंसेस. आपको पता है कि इस 1858 के जो एक्ट था वहां से शुरुआत हो जाती है किस चीज की, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी की, कि जो लोकल मैटर्स हैं इंडियन के उनका जो प्रोविंसेस है उनका एनेक्सेशन नहीं होगा फर्दर, मतलब उनको ब्रिटिश प्रोविंसेस में फर्दर इंक्लूड नहीं किया जाएगा. सो नॉन एनेक्सेशन की पॉलिसी, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी और डिवोल्यूशन ऑफ द पावर बैक टू प्रोविंसेस. इन प्रोविंसेस को पावर के नाम पे कुछ चीजें, कुछ अथॉरिटी, कुछ जुरिडिक्शन दिया जाएगा. वो सारे किससे रिलेटेड रहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उससे रिलेटेड. बाकी जो रेवेन्यू के मैटर होंगे, फॉरेन अफेयर के मैटर होंगे, मिलिट्री अफेयर होंगे, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब किसके पास रहेगा, अभी भी गवर्नर के पास रहेंगे. नेक्स्ट है कि यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे फर्दर एक्सपेंशन किया जाता है. बहुत सारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को सेटअप किया जाता है. फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये इस 1861 का एक्ट है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो गवर्नर को दी जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी. सो अभी भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इंडिया में. और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब होती है, जब
जो पार्लियामेंट है जो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये दोनों सेशन में नहीं होते हैं, और कोई भी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है और हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज हो, वो सेशन में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है। तो कमेंट में मुझे बताइए कि जो सेंटर के पास है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास, वो किस आर्टिकल के तहत है और गवर्नर के पास किस आर्टिकल के तहत है। ये दो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो वायसराय थी, जो वायसराय ऑफ इंडिया की बॉडी स्टैब्लिश की गई थी, उसने बेसिकली यहाँ से क्या शुरू किया, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है ना, कि जो वेरियस एक्टिविटीज से रिलेटेड कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, जैसे फॉरेन से एक्टिविटीज, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड डिपार्टमेंट, मिलिट्री या सिक्योरिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स या बजट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हो गया, राइट, वेलफेयर सिक्योरिटी के लिए। तो बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट, वुमेन इश्यूज, अभी जैसे चलता है ना डिपार्टमेंटल जो डिवीजन है, तो ये से कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो गवर्नमेंट की जितने भी वेरियस बिजनेस थे, जो एक्टिविटीज और अफेयर थी, उनको कन्वीनियंट ऑपरेशनलाइज्ड किया जा सके, इसके लिए पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और दूसरा ये पोर्टफोलियो सिस्टम। नेक्स्ट 1892। सो 1892 का दो इम्पोर्टेंट है, एक तो बजट डिस्कशन के लिए जो थोड़ी बहुत पावर दी जाती है। बजट वोट करने की कोई पावर नहीं है, राइट, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। सो बजट डिस्कशन की पावर दी गई। दूसरा है कि जो इलेक्शन सिस्टम है, उसको लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, जो फिलिंग ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स थी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल में, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये दो इम्पोर्टेंट बहुत ही हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड डिस्कशन ऑफ द बजट। फिर 1909 की बात की जाए तो इसे पार्लियामेंटरी रिफॉर्म कहते हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं गाइस, वो ये सब तो पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड सेंटर एंड प्रोविंसेस में इन साइज इंक्रीज किया जाएगा। जो यूनिकनेस थी इसकी, एक तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की जो बात थी वो, और जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया 1909 के थ्रू, तो जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे इलेक्शंस के लिए होंगे, तो उनकी ही जो कम्युनिटी होगी वही इन्हें इलेक्ट करेगी, राइट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप इसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद से फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियंस हैं, उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एसोसिएट किया गया। तो एसपी सिन्हा है जो लॉ मेंबर बनते हैं वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसके बाद से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनके फंक्शंस को बढ़ाया जाता है। इसके बाद से जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, उनको बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें चलेंगी। क्रिटिसिज्म, इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो सीट्स ऑफ पार्टीशन थी इन इंडिया में, जो मुस्लिम लीग की मांग को, डिमांड को यहाँ एक्सेप्ट किया गया था, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको लेकर, तो इसे इस पॉइंट पर इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पे जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट खेलना शुरू करेगी। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ द जो सेल्फ गवर्नेंस थी, कांग्रेस जो 1905 के बाद से चल रहा था, 1906 में कांग्रेस के सेशन में जो स्वराज का जो मांग थी उसे एक्सेप्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में, जबकि कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर रही थी कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। फिर 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ से इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, एक ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव था। जो सेंटर का कंट्रोल था ओवर द प्रोविंसेस, वो धीरे धीरे रिलैक्स किया गया, डिक्रीज किया गया, कम किया गया। फिर डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी सिस्टम क्या था कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो भाग में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट। और रिजर्व लिस्ट जो थी आपकी, वो गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाएंगे, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा, राइट। जबकि जो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो प्रोविंसेस गवर्नमेंट को दिया गया, जिससे कि
और वो आंसरेबल थे लेजिस्लेचर के प्रति, राइट? तो एक तरीके से अगर समझ इस पॉइंट को समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जो गवर्नर है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसने इम्पोर्टेंट फंक्शन जो थे वो अपने पास तो रख लिया, बट उन फंक्शंस उन जो जो उसके लिए जो एक्शन लेगी उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है किसी के भी प्रति, राइट? किसी को जवाबदेही नहीं है उसके पास। जो लेकिन जो दूसरा प्रोविंसेस के बाद जो जनरल से सब्जेक्ट दिए गए उसमें भी उनको अकाउंटेबल बनाया गया, राइट? इसके बाद से आप देखेंगे कि बाई कैमरलिज्म, जो डायरेक्ट इलेक्शन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद से आप देखेंगे कि हाँ, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, उसमें मैंडेट किया गया कि 3 ऑफ द 6 मेंबर जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो इंडियन होंगे। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट था जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में आया था, उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है सिख पे, इंडियन क्रिश्चियंस पे, एंग्लो इंडियंस पे, यूरोपियंस पे, राइट? इसके बाद से आप देखेंगे कि जो इलेक्शन था, जो फ्रेंचाइजी था वो लिमिटेड लोगों को दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। कुछ जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स देते हैं, जो एजुकेटेड पीपल है, उनको वोट करने का राइट दिया जाता है यहाँ पर। तो लिमिटेड एक तरीके से वोटिंग की जो पावर है वो दी जाती है कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। इसके बाद से हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया पोजीशन क्रिएट की जाती है, और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थी उसके कुछ पावर इस नई पोस्ट को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद से प्रोविंशियल बजट को सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इसके बाद से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात होगी। फिर स्टैट्यूटरी कमीशन टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्ट आफ्टर आफ्टर द 10 years। तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें ये बात की गई कि हर 10 साल में रिव्यू होगा कि जो ये एक्ट के थ्रू जो लाया गया है सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसको रिव्यू किया जाएगा, और जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई किया जाएगा। तो एक स्टेप था ये टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट? और इसके बाद से ही आप देखेंगे कि साइमन कमीशन बनाया जाता है, राइट? 1827 में और 1927 में, सॉरी। और उसके बाद से आप देखेंगे कि रिव्यू किया जाता है कि इंडिया में जो सिस्टम है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। तो फर्दर रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप देखेंगे कि जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसके बाद से फिर जो 1935 का एक्ट आता है। सो 1935 की एक्ट की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। पहला तो यही है कि ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें जो प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, वो सारे मिलकर ये फेडरेशन बनाएंगे। इसके बाद से जो पावर्स थी उनको डिवाइड किया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। आपको पता है कि फेडरेशन की जो फेडरल गवर्नमेंट की या फेडरल सिस्टम की सबसे बड़ी या सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स यही होता है डिवीजन ऑफ पावर। इसके बाद से जो डायरकी था प्रोविंसेस में उसको अबॉलिश किया गया, और यही डायरकी सिस्टम अब कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? सेंटर पे। अब जो प्रोविंसेस थी उनकी ऑटोनॉमी दी गई, तो यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गया। इसके बाद से जो 1835 का एक्ट था, यहाँ से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस शुरू होता है। अडॉप्शन ऑफ द डायरकी एट द सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाइकैमरलिज्म को फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट था उसे फर्दर एक्सटेंड किया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को, वुमेन को, लेबर क्लास को। और इसके बाद से यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द 1858, उसको अबॉलिश करके द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज इंस्टेड प्रोवाइडेड द टीम ऑफ एडवाइजर। उसको फर्दर उसकी पावर को बढ़ाई जाएगी। और इसके बाद से आप देखेंगे कि फेडरल कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबको बनाने का एस्टैब्लिश करने की बात की जाएगी। तो 1935 एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैं वो हमारे 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं।
राइट। तो आप इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आंसर आपको लिखने को आएगा तो ये सारे पॉइंट्स में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स, फिर उनके ड्रॉबैक और फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको देखना है, तो देना है। तो कंक्लूजन में आप हमेशा एक जो कॉमन चीज़ लिख सकते हैं वो ये कि जो भी एक्ट है आप देखेंगे कि इंडियंस के क्या एम्बिशंस थे, इंडियंस के क्या जो प्रॉब्लम्स थी, इंटरेस्ट थे, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, उसे एक्नॉलेज नहीं किया जाता। इंडियंस की डिमांड को उसी हद तक एक्नॉलेज किया जाता है जिस हद तक जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में वो हैम्पर ना हो या वो इन्फ्लुएंस्ड ना हो। ओवरऑल ये सारे रेगुलेशन आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में अपना होल्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, या अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, या जो रिसोर्सेज हैं उसको और फर्दर एक्सप्लॉइट करने के लिए, या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए ही ये सारे स्टेप्स और प्रोविजंस लाए गए थे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। सो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि अब जो ये डिफरेंट एक्ट है उसमें आपको क्या लिखना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।